अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के ब्लॉग में सबसे पहले तो मैं आपके साथ स्किन ए क्रीम का रिव्यू शेयर करूंगी। ये वन ऑफ द बेस्ट नाइट क्रीम है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से यूज़ ना किया जाए तो ये आपकी स्किन को मज़ीद ख़राब भी कर देती है। तो ये कॉम्प्लेक्शन फेयर करने के लिए बहुत अच्छी है, एंटी एजिंग है, रिंकल्स वगैरह सब खत्म हो जाते हैं इससे। इसके अलावा ये एक्नी के लिए भी बेस्ट क्रीम है और ये डर्मेटोलॉजिस्ट जो है ना मोस्टली रेकमेंड करते हैं। तो मैं जब पाकिस्तान गई थी अपने साथ लेके आई थी और तब मैंने इसे यूज़ किया था, मेरी स्किन इससे बहुत ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया और अभी मैंने दोबारा से इसे यूज़ करना शुरू किया। तो मैं आपको इसका पहले तरीका बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से इसे यूज़ करें। इस क्रीम में क्योंकि ट्रेटिनॉइन है जो कि एक एसिड है और हमारी स्किन के लिए काफ़ी हार्श होता है, तो पहले हम अपनी स्किन को यूज टू बनाएंगे इसके लिए और फिर हम इसे प्रॉपर यूज़ करेंगे। तो स्टार्टिंग में आपने इसे सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए अप्लाई करना है अपने फेस पे। थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है और हल्की सी लेयर आपने लगा देनी है, ज़्यादा आपने रगड़ना नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट हैंड्स के साथ आपने अप्लाई करना है और उसके बाद 2-3 घंटे के बाद आपने फेस वॉश कर लेना है। तो रमज़ान है अभी, आप रात में लगा लें, सहरी के टाइम धो लें और प्रॉपर धो के फिर ही आपने चूल्हे के पास जाना है क्योंकि स्किन आपकी ना सेंसिटिव हो जाती है। तो सन ब्लॉक भी आपने डेली यूज करना है, जब भी आप बाहर जाएं, इवन के घर में भी हो तो भी अप्लाई करें। और इसके अलावा मॉइस्चराइजर भी आपने लगाना है क्योंकि स्किन आपकी ना थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। मेरी तो इतनी ड्राई हो गई थी कि पील ऑफ होना शुरू हो गई थी। ये बेसिकली हमारे डेड स्किन सेल्स को रिमूव करती है, जिसकी वजह से हमारा कॉम्प्लेक्शन भी फेयर लगता है और स्किन फ्रेश लगती है। लेकिन ये इतनी जल्दी काम नहीं करती, आपको एटलीस्ट 2 से 3 माह लगेंगे, उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स नजर आना शुरू होंगे। और एक्नी के लिए भी ये बेस्ट है, डॉक्टर्स मोस्टली एक्नी के लिए ही रेकमेंड करते हैं। तो आपने एक्नी मार्क्स के ऊपर भी लगाना है, जहाँ पे एक्नी है वहां पे भी लगाना है, पूरे फेस पे ऑल ओवर आप लगा सकते हैं बिल्कुल थिन सी लेयर में। और इसके अलावा ये एंटी एजिंग के लिए भी बेस्ट है क्योंकि रिंकल्स वगैरह जो आपके आने शुरू होते हैं ना, उस टाइम पे आपने लगाना शुरू करना है। 25 के बाद आप इसे ज़रूर लगाएं और आगे फिर लगाते जाएं। तो स्टार्टिंग में आपने इसे 2 से 3 घंटे के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद फेस वॉश करके मॉइस्चराइजर लगा लेना है और 2 वीक्स तक आप इसी तरह से यूज़ करेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करेंगे। और जब आपकी स्किन थोड़ी सी यूज टू हो जाएगी तो 2 वीक्स के बाद आप इसको ओवरनाइट भी लगा सकते हैं स्किन पे, साथ में आप मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकते हैं इसे अप्लाई करने के बाद। लेकिन तब भी आप इसको डेली यूज़ नहीं करेंगे, ये क्रीम ना डेली यूज़ करने के लिए नहीं है, आपने एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करना है, या बेस्ट है कि वीक में आप 3 बार इसे यूज़ करें। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी आपके साथ ना अपनी जो नाइट केयर की है रूटीन वो भी शेयर करूंगी डिटेल में। आज मैंने सोचा कि डिटेल में आपको इसका रिव्यू दे देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, तो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद आज मैंने ये वीडियो बनाई है। आज इफ्तार में मैंने कुछ स्पेशल बनाना था तो काम मैंने फिर जल्दी ही शुरू कर दिया था और आपके साथ ना आज मैं 2 न्यू रेसिपीज़ शेयर करूंगी जो कि बहुत सिंपल हैं लेकिन मज़े की हैं, तो आपने ट्राई ज़रूर करनी है। फ़िलहाल तो मैं बना रही थी ये कप्स जो कि मैंने कस्टर्ड केक और जेली से फिल किए हैं। तो इस तरह से अगर आप कप्स में डाल देते ना कस्टर्ड को तो बहुत ही उसकी लुक प्यारी लगती है और टेम्पटिंग लगता है। कस्टर्ड में मैंने सिर्फ बनाना और एप्पल कट करके डाला था और इसके अलावा मैं कस्टर्ड में ना कंडेंस्ड मिल्क भी डालती हूँ, उससे बड़ा फ्लेवरफुल बनता है। तो शुगर मैं कम डालती हूँ कस्टर्ड बनाते हुए और जब वो ठंडा हो जाता तो तब मैं उसके अंदर थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर देती हूँ। अच्छा, मैंने जिस बर्तन में कस्टर्ड बनाया था ना उसी में ही मैंने फ्रूट्स कट करके डाल दिए थे क्योंकि हम लोग जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं ना, हमारी कोशिश होती है कि हम बर्तन कम से कम यूज़ करें क्योंकि धोने हमने खुद ही होते हैं बाद में। तो वीडियो में थोड़ा सा शायद आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन बस क्या करें, ऐसे ही है। इन कप्स में अगर वेफर ऐड कर दो ना तो लुक और भी अच्छी लगती है। मेरे पास था नहीं अभी, लेकिन अगर आप लोग बनाएं, कोई मेहमान वगैरह आ रहे हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे अब मैं सैलड बना रही हूँ, बीन सैलड, जो कि बहुत ज़रूरी होती है रमज़ान में खानी। और हम लोग अक्सर ये चीज़ें जो है ना स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं अब जो है ना कोशिश कर रही हूँ कि डेली टेबल पे कोई ना कोई वेजिटेबल ज़रूर हो इस तरह से। इसके लिए मैंने ब्लैक आई बीन्स लिए थे जो कि पहले से मैंने बॉईल करके ना फ्रीज़ कर दिए थे। तो अभी मैंने क्यूकम्बर ऐड किया इसके अंदर, टमेटोज़, अनियन, इसके अलावा आइसबर्ग कट करके डाला है और लेमन, ऑलिव ऑयल, सॉल्ट और चाट मसाला इसमें डाल के तो मैंने मिक्स कर दिया था। अब मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिससे आप बर्गर्स भी बना सकते हैं और सैंडविचेस भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लेना है, उसके अंदर 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करके उसको हल्का सा ही हमने हिलाना है और साथ ही हम इसके अंदर चिकन का कीमा ऐड कर देंगे। ये मैंने हाथ से ही किया था।
मैंने थाई वाला पोर्शन लिया था चिकन का, क्योंकि ये ज़्यादा जूसी और मज़े का होता है। अगर आपको चेस्ट पसंद है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे तो वो बहुत ड्राई लगता है। एनीवेज़ चिकन का कलर जब चेंज हो जाएगा ना, तो हम इसके अंदर सॉल्ट और ये कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, और ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हम थोड़ा सा चाइनीज़ टच देंगे इसको। तो इसको कवर करके रखेंगे और इसके अपने पानी में ही चिकन जो है ना बिल्कुल डन हो जाएगा। मैंने 10 मिनट के बाद जब लिड हटाया तो पानी ड्राई हो चुका था और कीमा बिल्कुल गल चुका था। तो अब हम इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी की भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कैप्सिकम और साथ में ग्रीन अनियन कट करके डाला था, जिससे बहुत मज़े का फ्लेवर बना था इसका। अब हम इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर ऐड करेंगे, और ये तीनों चीज़ें मैंने थोड़ी कम ही डाली थी, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है ना हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए। तो इसे मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक हम इसे कवर करके रखेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे क्रीम, जिसकी वजह से इतना इसका मज़े का फ्लेवर बनता है, क्रीमी सा टेक्सचर हो जाता है और ड्राई नहीं लगता वो सैंडविचेज़ में या बर्गर्स में। ये चिकन रेडी करके ना मैंने साइड पे रख दिया था, तो बर्गर मैं लास्ट में ही बनाऊंगी। तो जब मैं चिकन बना रही थी ना, मैंने साथ में दही बड़े भी बना लिए थे, तो वो भी रेडी हो गए थे। और लास्ट में फिर मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी हर चीज़ की। तो अभी जो है ना मैं बनाने लगी हूँ रोल, जो मैंने पहले से फ्रीज़ करके रखे थे, और ये वो रोल हैं जिसकी शीट्स मैंने खुद ही घर पे बनाई थी। ऑयल मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया था, 1 टीस्पून, और इसको लो हीट पे हम कुक करेंगे क्योंकि ये फ्रोज़न है। तो डीप फ्राई भी नहीं करें हम इसको, इसलिए इसे टाइम लगेगा। तो लो हीट पे आपने इसको कुक करना है और टर्न करते रहना है। यहाँ पे अब मैं कबाब बनाने लगी हूँ चिकन के, और ये मेरी रेसिपी नहीं है, कि मेरी सिस्टर होती है हॉलैंड में, उसकी रेसिपी है, और वो हमेशा मुझसे कहा करती थी कि इस तरह से कबाब बनाओ, बहुत मज़े के बनते हैं। तो इस बार मैंने उसकी बात मान ही ली, और रेसिपी भी मैंने शुक्र है कि रिकॉर्ड कर ली थी, जल्दी में ही मैंने बनाया था ये 1 दिन पहले। तो थोड़ी सी मैंने इसके क्लिप्स ले लिए थे, आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ क्योंकि बहुत ही टेस्टी और यूनिक सा फ्लेवर है इसका, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमें चिकन का कीमा चाहिए, और प्याज आपने चॉप कर लेने हैं फाइनली, और साथ में हम लेंगे बेसिक स्पाइसेस, जिसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर है। तो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है हर चीज़। इसके अलावा इसमें ग्रीन चिलीज़ जाएंगी, और हम धनिया भी इसमें कट करके डालेंगे। क्रीम इसमें जाएगी 2 टेबल स्पून भर के, और इसके अलावा इसमें जाएंगे 2 स्लाइसेस ब्रेड के। ब्रेड को भी हम चॉपर में ही डालेंगे, और उसके बाद ये सब चीज़ें जो है ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर हम बनाएंगे इसके कबाब। कबाब की शेप इतनी अच्छी नहीं बनी मुझसे, क्योंकि बहुत जल्दी में बनाए थे मैंने, साथ में और भी बहुत सारे काम कर रही थी मैं। रोल भी यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो गए थे, और कबाब को भी मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरह से टर्न कर रही थी। मेरे पास अभी बैम्बू स्टिक्स नहीं थी, तो ये पतली वाली स्टिक्स रखी थी, इसी में ही मैंने बना लिए थे। तो आपने जब भी बनाने ना बैम्बू स्टिक्स लेनी है पहले, उसके बाद कबाब बनाने हैं, ताकि परफेक्ट शेप भी बने और ज़्यादा अच्छे बने आपके कबाब। बीन सैलेड में ना मैं एप्पल्स डालने भूल गई थी, और मुझे उस वक्त लग भी रहा था कि कुछ मिसिंग है। तो शुक्र है लास्ट मोमेंट पे याद आ गया मुझे, तो जल्दी से मैंने एप्पल्स कट करके डाले, इसके अंदर मिक्स किया इसको, और इन छोटे से कप्स में मैं इनको डाल रही हूँ, ताकि ये अपील करें और खाने का दिल करे हमारा। अभी इफ्तार में तकरीबन आधा घंटा रह गया था, तो मैं सब चीज़ें सर्विंग बॉल्स में डाल रही थी, और कुछ चीज़ें तो मैंने पहले प्रिपेयर की थी, और अभी तकरीबन मुझे 1 घंटा और 20 मिनट लगे थे, जिसमें मैंने ज़ाहिर है वीडियो भी बनानी थी, तो उसमें भी आपको पता अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो अगर आप उसे कट डाउन करें तो ऑलमोस्ट 1 घंटे में मैंने ये सारी चीज़ें रेडी की थी। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले से प्रिपेयर की हुई थी। अमान यहाँ पे खजूरें रेडी करा था, जिसके अंदर उसने बादाम डाले हैं, थोड़ी सी क्रीम डाली है, इसके ऊपर से थोड़ी कोकोनट भी डालो ना अगर, तो ज़्यादा मज़े की लगती हैं ये। फ्रूट चाट बनाने में तो टाइम लगता है, लेकिन ये फ्रूट स्टिक्स जो है ना बहुत जल्दी रेडी हो जाती हैं और प्यारी भी लगती हैं। और फ्रूट चाट डेली खा खा कर ना दिल भी नहीं करता खाने को, तो ये ज़्यादा आपको टेम्पटिंग लगती हैं इस तरह की चीज़ें। आज आयतल की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वो रेस्ट कर रही थी, वरना इस तरह के काम ना वो बहुत शौक से करती है, तो मेरी भी हेल्प हो जाती है। तो आज मैंने अकेले ही किया सारा कुछ, लेकिन ये कि क्विक रेसिपीज़ थी सारी, और टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा इन सब में, तो थकावट भी नहीं हुई और काम जल्दी हो गया था मेरा। यहाँ पे अब मैं बर्गर्स रेडी कर रही हूँ। तो मैंने बंस के एक साइड पे क्रीम चीज़ लगाई थी, दूसरी साइड पे केचप स्प्रेड की थी। इसके अंदर हमने कीमा रखा जो हमने पहले से रेडी किया था, उसके ऊपर हम चीज़ का स्लाइस रखेंगे, आइसबर्ग या सैलेड जो भी आपके पास हो वो आप रखेंगे, और इसको बंद करके अवन में रख देंगे। 2 से 3 मिनट काफ़ी होंगे इसके लिए, क्योंकि हर चीज़ इसमें रेडी है, सिर्फ हमने चीज़ जो है उसको मेल्ट करना है, और एक गरम गरम सी जो है ना वो फ्रेशनेस देनी है इसको। टाइम अभी कम ही था, तो मैंने 4 बर्गर्स रेडी किए थे। कीमा था मेरे पास, मैंने सोचा बाद में बना लूँगी, वैसे भी और इतनी चीज़ें हैं, तो सब लोग जो है ना दूसरी चीज़ें पहले खाएंगे, तो बर्गर्स लास्ट में ही खाए जाते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, बर्गर्स सबसे पहले जो है ना ख़त्म हुए थे, और फिर बाद में मैंने और बनाए थे इफ्तार के बाद।
रोल्स मैंने पैन में ही रहने दिए थे ताकि ये गर्म रहें और लास्ट मोमेंट पे ही मैं सर्व करूं। और यहाँ पे फ्राइड आइटम्स में मैंने कचौरियाँ बनाई थी जो कि पहले से मैंने बना के फ्रीज़ की हुई थी। तो इस तरह की चीज़ें फिर ऐसे मौक़ों पे काम आती हैं जब आपने ज़्यादा आइटम्स बनाने हो ना, तो आपके पास टाइम नहीं होता कि आप पकोड़े बनाएं और ऐसी चीज़ें बनाएं जिनमें टाइम भी लगे, और फिर वो चीज़ें बनाने में इतने बर्तन यूज़ होते हैं, फिर वो सारा कुछ आपने क्लियर करना होता है, तो बहुत मेस हो जाता है। इसलिए जब भी आप कोई दावत प्लान कर रहे हो या कोई ऐसा सीन हो, तो आपने ये ज़रूर सोचना है कि आप ऐसी चीज़ें ही सिलेक्ट करें अपने मेन्यू में जो आप इजीली प्रिपेयर कर सकें टाइम से पहले, ताकि आप गेस्ट के साथ भी बैठें और जो भी चीज़ें आपने करनी है आप उसे इंजॉय कर सकें। अब जैसे 1 घंटे में मैंने ये सब चीज़ें रेडी की हैं, तो देखने में ऐसा लगता है कि नहीं 1 घंटे में तो पॉसिबल ही नहीं है कि इतना कुछ बन सके। लेकिन वही बात है कि कुछ चीज़ें आपने पहले से प्रिपेयर करनी होती हैं ताकि आप पे ज़्यादा बर्डन भी ना आए और थोड़े टाइम में आप ज़्यादा कुछ कर सकें। तो कौन सी चीज़ किस में सर्व करनी है ये मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था, और चीज़ें जो है मैंने पास-पास रखी थी ताकि ढूँढने में भी टाइम ना लगे। अभी टाइम कम था मेरे पास, तो प्रेज़ेंटेशन में थोड़ी-सी कमी रह गई, वरना इससे अच्छी सेटिंग भी हो सकती थी। तो ख़ैर आइडिया मैंने आपको ये देना था कि अगर आपने बजट में रह के एक अच्छी इफ़्तार दावत करनी है या कोई भी पार्टी करनी है, तो आप इंडिविजुअली अगर सर्व करते हैं ना, तो कम चीज़ें भी ज़्यादा लगती हैं और ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। और आप देखिए जितने भी महंगे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे खाने की क्वांटिटी जो है वो कम होती है, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, जिसकी वजह से हमारा दिल करता है चीज़ें खाने को और बार बार उसी रेस्टोरेंट में जाने को। अच्छा, ये जो पिंक कलर की स्नो बॉल्स देख रहे हैं ना आप, ये मैंने खुद नहीं बनाई थी। ये एक्चुअली कुछ दिन पहले जब ग्रॉसरी मंगाई थी मैंने घर पे, तो गलती से वॉलमार्ट वालों ने भेज दी थी, तो ये हलाल नहीं थी, मार्शमेलो था इसमें, तो इसलिए फिर मैंने नेबर्स को ही भेज दिए थे सारे। और ये सारा अरेंजमेंट मैंने इसलिए भी ज़्यादा किया था ताकि मैं नेबर्स को कुछ ना कुछ भेज सकूं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो ये दोनों ट्रेज़ अभी नेबर्स के लिए रेडी हो रहे थे, और जैसे ही रोज़ा इफ्तार किया फ़ौरन से मैं बच्चों के साथ चली गई थी नेबर्स को देने के लिए, ताकि बच्चों को भी पता चले इन चीज़ों का। और नेबर्स इतने ज़्यादा खुश हुए और पूछ रहे थे रमज़ान के बारे में, और सारी इन्फॉर्मेशन तो फिर ये लोग लेते हैं ना, तो इस तरह से एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। हम मुस्लिम्स जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम दूसरे लोगों को अच्छा इंप्रेशन दें इस्लाम का। और इस्लाम में तो हमसायों के बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं। इवन के हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसकी शरारतों से, जिसकी तकलीफ़ों से उसका हमसाया महफूज ना हो। तो ये मफ़हूम मैं आपको बता रही हूँ, एक्चुअल हदीस जो है वो वर्ड्स मुझे याद नहीं थे। व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।